हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शौर्य एकेडमी। पिछला हमारा क्लास राष्ट्रीय आय से संबंधित था और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है और आप लोगों ने पिछले हमारे क्लास में अगर आपने अटेंड किया है तो आपने देखा होगा कि एक चैप्टर के बाद उसी चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो उसी के क्रम में सेकंड चैप्टर जो हमारा राष्ट्रीय आय का था उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी क्वेश्चन बनते हैं विगत वर्षों के, उसके ऊपर आज की क्लास में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी और यूपीपीएससी में जो भी क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से संबंधित आए हुए हैं आज के क्लास में उसी के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, तो टोटल 12 क्वेश्चन हैं ऐसे मिला करके जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछे गए हैं। स्टेट पीएससी इन द सेंस कि यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। तो उन 12 क्वेश्चन के ऊपर जो कि सिर्फ राष्ट्रीय आय से संबंधित है उनके ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे है हमारा क्रम चलता रहेगा। पहले वो चैप्टर और उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तब हम संभावित प्रश्नों को देखेंगे, पूरा ऑल ओवर सिलेबस को मिला करके इकोनॉमी का। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा शुद्ध घरेलू उत्पाद, तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, चौथा प्रति व्यक्ति उत्पाद। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का, ठीक है, आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए। आप लोग को 20 से 30 सेकंड का टाइम है इसका आंसर कमेंट करने के लिए, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए कि क्या है। पहला सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, दूसरा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी, तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और चौथा है प्रति व्यक्ति उत्पाद। कौन सा है आप लोग आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइएगा इसका। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। ओके, डी, चौथा वाला। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो तीनों टर्म्स हैं वो राष्ट्रीय आय के मापन में काम आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो हमारा नेशनल इनकम है उनकी मापन के लिए उपयुक्त है, उनकी मापन की अवधारणाएं हैं। ठीक है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें जानना हो तो प्रति व्यक्ति उत्पाद कितना है, यानी कि हमारे देश का प्रोडक्शन कितना है, वो प्रति व्यक्ति जरूरतों को पूरा कर पाता है कि नहीं, इन चीज़ों को ही हम जब देखते हैं, उनका मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अंकन करते हैं, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है। यानी कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ये है डी, और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 2013 में पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री के 2013 में पूछा गया था, प्री एग्जाम में उत्तर प्रदेश पीसीएस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। दूसरा, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। तीसरा, सभी व्यक्तियों की व्यक्ति आय के योग के बराबर होगी। चौथा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या जवाब होगा। ओके, किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। ठीक है, दूसरा, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर। तीसरा, व्यक्तियों की व्यक्ति आय के योग के बराबर।
और चौथा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। ये आईएएस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया था, ठीक है। यूपीएससी में 2013 में पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में कि दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो इसका आप आंसर कमेंट करिए। हालांकि इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है, डी। इसका आंसर डी होगा, डी। क्यों? किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय की यहाँ पर बात की गई है, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। इससे यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है कि एक नागरिक क्या उत्पादित करता है, उसकी जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन है उनका कुल मूल्य क्या है, योग क्या, उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में। किसी नागरिक द्वारा उत्पादन किसी चीज़ों द्वारा, उसका कोई यहाँ पर वो नहीं है। दूसरा, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर, ये भी यहाँ पर मतलब राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर उपभोग मतलब कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं और जो हमारा व्यय होता है, निवेश होता है, उनका योग राष्ट्रीय आय के बराबर हो, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम होती है उनके योग के बराबर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यहाँ व्यक्ति आय का मतलब है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का पूरा योग किसी देश की राष्ट्रीय आय हो, ये भी नहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। यानी कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है, लास्ट में हमने जीवीए की बात की थी, जीवीए का निर्धारण, चूंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2013 में आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो भी अब जीवीए का कॉन्सेप्ट तो उस टाइम नहीं आया था, लेकिन जो भी हमारे देश का जीडीपी था उसमें जो लास्ट में जो वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित की जाती थी, वहाँ पे उनको जब उसमें ऐड किया जाता था, उसके बाद जो मौद्रिक मूल्य होता था ऑल ओवर मिला करके वही हमारे देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होती थी, एक दी गई अवधि के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी होगा, ओके। तीसरे क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? देखिए, आपको मैंने बताया था कि इन सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इसके क्लास में, राष्ट्रीय आय की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि इन सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि फैक्चुअल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का आकलन किसने किया था? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ओके। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी मेंस में 2013 में आया था। आप पहले जानते होंगे कि मेंस में, पीसीएस के मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते थे। तो यहाँ पर यूपी पीएससी के मेंस में 2013 में ये क्वेश्चन बना था कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ओके। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था हमारे राष्ट्रीय आय के क्लास में, तो आप इसको बताइए कि राष्ट्रीय आय का अध्यक्ष कौन था, ओके। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी मेंस 2013 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। यूपी पीएससी मेंस 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के मेंस में। तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1949 की राष्ट्रीय आय समिति जो गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका मैंने आप लोग के साथ राष्ट्रीय आय की क्लास में डिस्कस किया था। कमेंट करके आप बताइए जी। तो इसका जो आंसर है वो बी है, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, जो कि वर्ष 1949 में गठित किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1951-52 में प्रस्तुत की थी और इसमें जो वित्तीय वर्ष आधार लिया गया था वो वर्ष 1948-49 था, ठीक है।
तो ये रहा इसका इंफॉर्मेशन। आगे 5वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। ये 1998 में यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1998 में आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। मैंने आप लोग से पहले ही कहा था कि जो भी चैप्टर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको मैं यहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस कराऊंगी, वो चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, जितने भी बने हैं, ठीक है। हाँ, जो संभावित प्रश्न है वो इकोनॉमी की पूरी सिलेबस एंड होने के बाद, लेकिन जो आ चुके हैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कब पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि समय के साथ क्वेश्चंस के में जो उनका तरीका है उसमें बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि कब कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अगर सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ठीक है। ये यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं, ठीक है। तो हर बार अपना पैटर्न चेंज करती है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखे रहिए। इसका आंसर कमेंट करिए कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? ओके, तो इसका आप आंसर कमेंट करिएगा जी। इसका जो आंसर है वो है सी, ओके। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हमारे इकोनॉमी सर्वे का जो पब्लिश्ड होता है, जो हमारी इकोनॉमी सर्वे पब्लिश्ड होती है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है, प्रकाशित होता है, उसे प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, वो प्रकाशित करता है इकोनॉमी सर्वे को हर साल। ये आईएएस के एग्जाम में वर्ष 1998 में आया गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पे। पद राष्ट्रीय आय, यहाँ पे राष्ट्रीय आय टर्म की बात की जा रही है। जो राष्ट्रीय आय टर्म है वो निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है, या फिर आप ये समझिए कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन वर्ष 2001 में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर एवं बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर। दूसरा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर और विदेशों से प्राप्त निवल आय जोड़कर। तीसरा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। चौथा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल आय घटाकर, उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त निवल आय घटाकर। ओके, इसका आप आंसर कमेंट करिएगा कि राष्ट्रीय आय किस चीज को निरूपित करता है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि जो हमारा एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी जो है, उसमें से मूल्यह्रास को घटाकर हमारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। कि बाजार कीमतों पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यहाँ पर ये एनडीपी नहीं एनएनपी है, आप यहाँ पर देखिए ये एनएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटाकर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर और विदेशों से प्राप्त निवल आय जोड़ करके हमें प्राप्त होता है हमारा राष्ट्रीय आय। या फिर बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में से मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटा करके सब्सिडी को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है।
या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त निवल आय को घटा करके प्राप्त किया जाता है। इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं आप लोग को बताती हूँ। इसका आंसर है 3, थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। छठे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है कि बाजार कीमतों के ऊपर सकल राष्ट्रीय उत्पाद NNP में से जो मूल्य ह्रास यानी कि जो घिसावट की दर है उसको घटा करके और जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको भी हटाकर जो सब्सिडी दी जाती है उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तब जाकर के हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। ये 2001 में आया गया क्वेश्चन है IAS के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम 7वां क्वेश्चन देखें। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित करता है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है उस देश की गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी की दर से। ओके, ये UPPSC मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है उस देश की राष्ट्रीय आय से या प्रति व्यक्ति आय से या गरीबी के अनुपात से या बेरोजगारी की दर से। ओके, तो इस 7वें क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करिए। 20 से 30 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, आप इसको कमेंट करिए। ओके, जी। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है उस देश की प्रति व्यक्ति आय से, ठीक। कैसे? गरीबी के अनुपात या बेरोजगारी की दर या नेशनल इनकम किसी भी देश की जीवन स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करता। हमारे देश की या किसी भी देश की जीवन स्तर का प्रतिबिंबन हमारे देश की पर कैपिटा इनकम के आधार पर होता है, यानी प्रति व्यक्ति कमाई कितनी है, एक व्यक्ति महीना मासिक तौर पर कितना कमा सकता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के जीवन स्तर का, ठीक है। किसी भी देश में जीवन स्तर को रिप्रेजेंट करता है उस देश का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जिसके आधार पर हम ये तुलना करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आज़ादी के टाइम पे आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, राष्ट्रीय आय वाली क्लास में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब आज़ादी का टाइम था तो उस टाइम वर्ष 1948-49 का जो आधार था उसके आधार पर जो राष्ट्रीय आय समिति ने जो आंकड़े दिए थे उस टाइम 8,650 करोड़ की पूरी राष्ट्रीय आय थी और पर कैपिटा इनकम 246 रुपया था, 246.9 रुपया था लगभग। तो आप सोच सकते हैं वर्तमान में 1,50,000 हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, आज़ादी के समय हमारे देश का राष्ट्रीय आय 246 रुपया था। आप कंपैरिजन करके देख लीजिए कि उस टाइम जीवन का स्तर क्या रहा होगा। 246 रुपये महीना अगर आ रहा है किसी परिवार में एक व्यक्ति के पास कि वो 246 रुपये महीना पाता हो और एक तरफ 1,50,000 रुपये महीना पाता हो, तो कितना अंतर रहा होगा। हालांकि उस समय के हिसाब से वो ज़्यादा था, मतलब उस समय के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस समय के लिहाज से सफिशियंट रहा होगा। आज के डेट में 1,50,000 भी बहुत कम है। अगर आप आज के और तब की तुलना करें तो भले पैसे का अंतर ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन आज के लिहाज से ये कम है और उस समय के लिहाज से वो कम था। दोनों ही कम है अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये दिखाते हैं हमारे देश की जीवन के स्तर को, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। पिछली दशक से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो हमारी एक्चुअल GDP है उसकी वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। दूसरा, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो है वास्तविक GDP, दूसरा बाजार कीमत पर GDP। तो इसमें है कि इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। IAS के एग्जाम में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है, 2015 का ये क्वेश्चन है कि पिछले दशक में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है या पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वास्तविक जीडीपी बढ़ी है कि बाजार कीमत पर जीडीपी बढ़ी है? ठीक है, जी, तो इसका आंसर है बी, केवल 2। वास्तविक जीडीपी में लगातार वृद्धि नहीं हुई है, बाजार कीमत पर जो जीडीपी रही है उस पर लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर के क्वेश्चन पे, 9वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है? यानी कि ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि दर है वो लो है, स्लो है, धीमी है, मध्यम है? क्या रीजन है, क्यों कम है हमारे देश की पर कैपिटा इनकम? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, तीसरा पूंजी निर्माण की ऊंची दर, चौथा वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। और इसमें से आपको जवाब देना है कि ये जो 4 कूट दिए गए हैं या 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कि क्या रीजन है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है, स्लो है, मध्यम है। पहला उच्च पूंजी अनुपात, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, तीसरा पूंजी निर्माण की ऊंची दर और चौथा वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए चारों सही है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी पहला और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा सही है। ये आईएएस के एग्जाम में 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि भले बहुत पहले पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन का स्तर काफ़ी सही है। आप देख सकते हैं कि ठीक है, क्वेश्चन सही है। आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत इजी क्वेश्चन है और आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत टफ क्वेश्चन है। बहुत मतलब मीडियम में आप इसको रख सकते हैं कि सही स्तर है। उस समय के हिसाब से 1993 के हिसाब से क्वेश्चन का स्तर सही है। और ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे सिलेबस में राष्ट्रीय इनकम है तो क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं ना। तो आप इनको ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो आप इसको बताइए क्या जवाब है इसका, 9th नंबर का क्या जवाब है, आप इसको कमेंट करिए। जी जी, सॉरी, यहाँ पर 9th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ये है डी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ठीक है, यानी कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और दूसरा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ये 2 ऐसे रीजन है जिनकी वजह से भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसकी वृद्धि दर धीमी है। ठीक है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। ठीक है, ये 2 रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर धीमी है। आगे 10वां क्वेश्चन, 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। ओ माय गॉड, इतनी कम। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया, यहाँ अभिनिश्चित नहीं, यह अभिनिश्चित है, ये अभिनिश्चित है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये अभिनिश्चित नहीं है, अभिनिश्चित है। तो वर्ष 1867-68 आप देख सकते हैं, 1867 टू 1868 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा होगा, हालांकि ये गुलाम भारत का समय काल रहे, आज़ादी नहीं मिली थी, ये 1800 ईस्वी की बात की जा रही है, 1867-68 की। तो ये अंग्रेजों का काल था, ब्रिटिश भारत की बात यहाँ पे की जा रही है। उस टाइम हमारे देश की पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं 20 रुपए थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम देश की, जहाँ पर कैपिटा इनकम 20 रुपए हो, पर मंथ कोई व्यक्ति 20 रुपए कमाता हो।
आप देख सकते हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया, किसने अनुमान लगाया इस आंकड़े का, यहाँ आपको जवाब देना है। ओके, ये आईएएस के एग्जाम में वर्ष 2000 में पूछा गया है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का भी आप आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। एमजी रानाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आरसी दत्त ने या दादा भाई नौरोजी ने, किसने यह अनुमान लगाया था? आप इसको कमेंट करके बताइए। दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने ये अभिनिश्चित किया था कि वर्ष 1867-68 की इकोनॉमी में हमारा जो अर्थव्यवस्था था उसके अंतर्गत पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी उस टाइम। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये अनुमान दिया था। ओके, ये सब पॉइंट आप नोट करके लिख लिया करिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, यदि एक दी हुई समयावधि में, एक भी हुई नहीं, एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। ये रहेगा, क्या रहेगा? ये यूपीपीएससी मेंस 2004 में क्वेश्चन आया है। यूपीपीएससी मेंस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी दी गई समयावधि में यदि किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मौद्रिक आय दोनों को दुगनी कर दी जाए तो उसकी जो वास्तविक आय है वो क्या रहेगी। ठीक है, कीमत और मौद्रिक आय दोनों अगर दोगुना हो जाए तो उसकी वास्तविक आय क्या होगी, ये आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। किसी भी दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय अगर दुगनी हो जाए तो उसकी वास्तविक आय किसी भी वस्तु की अपरिवर्तित रहेगी, उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक, आगे, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम वृद्धि दर पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है जनसंख्या वृद्धि दर का, मूल्य स्तर की वृद्धि दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, वेतन दर में वृद्धि की दर का। ये क्वेश्चन पहले आप समझिए कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, यानी कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, एक स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है किसका? जनसंख्या वृद्धि दर का, मूल्य स्तर की वृद्धि दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, वेतन दर में वृद्धि की दर का। किसका ध्यान रखा जाता है कि स्थिर मूल्य के आधार पर वृद्धि दर जो है स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम होती है। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए, क्यों है? मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को ध्यान में रखा जाता है इसके अंतर्गत, इसके मापन के अंतर्गत, कि मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है, कि जनसंख्या की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है, कि वेतन दर में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को ध्यान में रखा जाता है। स्थिर मूल्यों के आधार पर कैपिटा इनकम के मूल्यांकन में अंकन में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को भी ध्यान में रखा जाता है वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की गणना में, इसीलिए ये कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया इसमें, जो कि नेशनल इनकम से यही क्वेश्चन बने हैं अब तक के। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अब हालांकि आज के डेट में उतने क्वेश्चंस इससे नहीं हैं, जो भी हैं पिछले क्वेश्चंस है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, 12 प्रश्न ही थे अब तक के इतने ईयर को मिला करके।
तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन मुझसे छूट गए हो, जो भी हो आप उनको अगर पता हो तो अच्छी बात है। हालांकि इतने क्वेश्चन ही हैं राष्ट्रीय आय से। मैंने पहले ही कहा था कि जो टॉपिक लीस्ट है उनके ऊपर लिस्ट डिस्कशन ही रहेगा। जो टॉपिक जैसे कि मुद्रा बैंकिंग, निवेश, व्यापार चक्र, ये सब जो टॉपिक है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इकोनॉमी में। तो इनके ऊपर, इनके टर्म्स के ऊपर, इनसे रिलेटेड एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत ही वृहद से डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो लीस्ट टॉपिक है उनको हम ऐसे ही एक एक क्लास में उनको हम ख़त्म करते जाएंगे, ताकि आप लोग को मोटे मोटे तौर पर उनका अंदाज़ा भी लगता रहे, और दूसरा उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं आप उनको भी ध्यान में रख लेंगे, और उसके साथ साथ आप इकोनॉमी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी समझते चलेंगे, ताकि जब आप बड़े टॉपिक्स पढ़ें तो आपको इन चीज़ों के टर्म के बारे में अच्छे से जानकारी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का चैप्टर भी हमारा ख़त्म हुआ। इसका एमसीक्यू भी हमने कर लिया है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के ऊपर। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।